हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विघटन और प्रांतीय राज्यों का उदय। दिल्ली सल्तनत मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। गुलाम वंश से लेकर के खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और शासन प्रशासन, कला, संस्कृति, साहित्य, स्थापत्य सब कुछ मैंने पढ़ा दिया A to Z। यहाँ तक कि आपका जो सूफी संत और सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन था वो भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अब एक टॉपिक बचता है मध्यकाल से रिलेटेड। दिल्ली सल्तनत का जब विखंडन होता है, यानी जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, तो कई नए नए राज्यों का उदय होता है, जैसे जौनपुर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, राजपूत। इन सब की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज हमारा फोकस रहेगा जौनपुर और मालवा। हमारा फोकस क्या रहेगा? जौनपुर और मालवा। अब यहाँ आप थोड़ा सा मानचित्र में देखिए। 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है और उस समय बहुत ही कमज़ोर शासक रहता है। उसके पहले ही कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था और उसी के समय विघटन होना भी शुरू हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक जो रहता है उसके समय और ज़्यादा विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कई नए राज बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, कश्मीर, जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा, ये उस समय के मैप हैं। गुजरात, खानदेश। आज तो काफ़ी अलग है मैप। अब विघटन के कारण क्या थे भाई? दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ और कैसे नए नए राज आए? तो एक इतिहासकार हैं कैटलिस्ट, ये कहते हैं तैमूर का आक्रमण जो 1398 में हुआ, इसने तुगलक साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया और इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई, यानी कि विघटन की शुरुआत हो गई। हालांकि शुरुआत पहले ही हो गई थी, मैंने आपको बता दिया। परिणाम स्वरूप जौनपुर, गुजरात, खानदेश, बंगाल, कई राज्य स्वतंत्र रहे। हालांकि उड़ीसा और कश्मीर ये संपूर्ण सल्तनत काल में ही स्वतंत्र रहे थे। अब बात करते हैं जौनपुर। तो सबसे पहले जानिए, जौनपुर को पूरब का सिराज कहते हैं, यानी पूर्व का सिराज कहते हैं और विद्वानों और सूफियों की शरण स्थली भी इसको कहते हैं। 1359 और 60 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है। फिरोज शाह तुगलक का जो चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, या जिसको जौना खां भी कहते हैं, उसी की याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, यानी जौना खां के याद में। जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था और वही फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है और शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, तो उसकी याद में, उसकी मृत्यु की याद में जौनपुर बसाता है। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर को, इसी को सुल्तान उस सर्क बोलते हैं, इसको यहाँ पे गवर्नर बनाया गया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1394 ईस्वी के आसपास मलिक सरवर को गवर्नर बनाया गया जौनपुर का। और आपको पता होगा 1398 ईस्वी के आसपास जब तैमूर का आक्रमण होता है, तो उसी कमज़ोरी का लाभ उठाकर, आक्रमण का लाभ उठाकर, ये जो मलिक सरवर है, जिसको सुल्तान उस सर्क कहते हैं, जो यहाँ का गवर्नर था उज्जैन का, यही वहाँ पे स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है और स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना करता है। जौनपुर में किस राजवंश की स्थापना हुई? सरकी राजवंश, याद रखिए। और तो मलिक सरवर हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है नहीं। जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इब्राहिम शाह सरकी इसी सरकी वंश का शासक था और इसके समय को जौनपुर का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1402 से लेकर 1414 ईस्वी तक ये शासन करता है। इब्राहिम शाह सरकी इसका पूरा नाम था।
स्कूलों व मदरसों का विशाल नेटवर्क स्थापित किया। संगीत शिरोमणि फतवा इब्राहिम शाही की रचना की। तो संगीत शिरोमणि और फतवा इब्राहिम शाही की रचना इब्राहिम शाह सरकी ने की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण पूर्ण करवाया था। फिरोज़ तुगलक द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था और उसको पूरा कौन कराता है? इब्राहिम शाह सरकी। अटाला मस्जिद, ये जौनपुर में बहुत बार पूछा गया कि अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। किसने पूर्ण करवाया, किसने बनवाया? इब्राहिम शाह सरकी ने। कब बनवाया? 1408 ईस्वी में। जौनपुर को सरकी शैली और भारत का सिराज के रूप में पहचान मिली। सरकी वंश का पतन और दिल्ली में विलय। अब कहा जाता है 1484 में सरकी वंश का शासक था हुसैन शाह। 1484 ईस्वी के आसपास सरकी वंश का शासक कौन था? हुसैन शाह। और दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने इसको पराजित कर दिया। हुसैन शाह बंगाल भाग जाता है और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन के यहाँ शरण लेता है। लेकिन अब बहलोल लोदी इसको विलय नहीं करता है। मतलब जौनपुर को जीत तो लिया बहलोल लोदी ने। हुसैन शाह सरकी जो था, ये हुसैन शाह सरकी भाग जाता है, बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन के यहाँ भाग जाता है। लेकिन बहलोल लोदी ने जौनपुर का विलय नहीं किया, बल्कि बहलोल लोदी का एक बेटा था बारबक, उसको यहाँ का जौनपुर का शासक बना दिया। बाद में जौनपुर में विद्रोह होता है और बारबक उस विद्रोह को दबा नहीं पाता है। तो बारबक का ही एक भाई था सिकंदर लोदी, ये भी बहलोल लोदी का बेटा था सिकंदर लोदी। ये जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो ये कई बार पूछा गया है कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मिलाया था? तो सिकंदर लोदी ने मिलाया था। बहलोल लोदी ने जीता था लेकिन मिलाया नहीं था। जौनपुर को ढाक अमन यानी शरण स्थली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मालवा की। मालवा की राजधानी क्या थी? मांडू। और इस मालवा को जीतने के लिए गुजरात, मेवाड़ और लोदियों में संघर्ष चलता रहता था। तो मालवा में दो वंशों की स्थापना हुई थी, एक तो गौरी वंश और दूसरा खिलजी वंश। अब देखिए, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत वाला नहीं है। दिल्ली सल्तनत में दूसरा खिलजी वंश था और यहाँ मालवा में एक खिलजी वंश अलग था। ठीक है, तो सबसे पहले मालवा में गौरी वंश स्थापित होता है, फिर गौरी वंश के पतन के बाद खिलजी वंश आता है। तो दिलावर, जैसे वहाँ पर मैंने बताया था जो गवर्नर था वही बाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है, ऐसे ही मालवा में भी 1401 ईस्वी में दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्रता घोषित की थी। ये भी मालवा का एक सूबेदार था, यानी कि गवर्नर था। 1401 ईस्वी में इसने भी स्वतंत्रता घोषित कर दी, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। मतलब इसने एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था, हमदुल मुल्क की तरह शासन किया एक प्रकार से, और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की दिलावर खां गौरी ने। इसी ने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की। फिर इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा आता है अल्प खां, दिलावर खां का बेटा अल्प खां। इसी को हुसंग शाह कहते हैं। ये 1406 से 1435 ईस्वी तक शासन करता है और इसने स्वतंत्र होकर एक प्रकार से सुल्तान की उपाधि धारण की। तो याद रखिए, जो दिलावर खां गौरी था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि अल्प खां, ये जिसको हुसंग शाह कहते हैं, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी धार से मांडू ले गया। यानी पहले गौरी वंश की राजधानी, मालवा की राजधानी धार थी, बाद में धार से मांडू कौन ले गया? हुसंग शाह ले गया। मांडू को ही सादियाबाद भी कहते हैं। गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वारा बंदी बना लिया गया था अल्प खां यानी हुसंग शाह, और फिर रिहा होकर पुनः गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो हुसंग शाह यानी कि अल्प खां का नाम याद रखना। कहा जाता है इसने हिंडोला महल भी बनवाया था 1425 ईस्वी में। हिंडोला महल, ये देखिए, हुसंग शाह का मकबरा भी है और भारत की पहली संगमरमर इमारतों में से एक मानी जाती है। ये जो हुसंग शाह था, जो अल्प खां था, इसने जैन व्यापारी नरदेव सोनी को खजांची बनाया, नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर बसाया
और शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। तो ये हुसंग शाह के बारे में इतना याद रखना, ये किस सूफी संत का शिष्य था? शेख बुरहानुद्दीन का। और इसी ने यानी हुसंग शाह ने ही होशंगाबाद नगर बसाया था नर्मदा नदी के किनारे। तो ये सब गौरी वंश के शासक थे। अब आता है खिलजी वंश। तो महमूद खिलजी प्रथम 1436 से 1469 तक शासन करता है। बहुत ही योद्धा सुल्तान माना जाता है, मतलब हमेशा संघर्षों में ही इसका जीवन चला जाता है, युद्धों में ही चला जाता है। इसलिए कहा जाता है उसका घर ही युद्ध का शिविर था और युद्ध का मैदान ही उसका आरामगाह था। 1436 में गौरी वंश को हटाकर खिलजी वंश की नींव डाली महमूद खिलजी प्रथम ने। कहा जाता है इसका राणा कुंभा से भी संघर्ष हुआ था और वो युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब उसका निर्णय नहीं हो पाया। राणा कुंभा ने अपनी विजय का दावा किया तो महमूद खिलजी प्रथम ने अपनी विजय का दावा किया। अब जैसे राणा कुंभा जो थे ये इस जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाते हैं। ये देखिए कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में। और उधर महमूद खिलजी प्रथम भी दावा कर रहा है कि वो जीत गया और वो मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाता है, 7 मंजिला विजय स्तंभ। तो दोनों ने अपने अपने दावे किए जीतने के, इसलिए इस युद्ध को ऐसा माना जाता है किसी ने किसको हराया या किसको नहीं हराया ये अनिर्णित रहा, निर्णय नहीं हो पाया इसका। अन्य कार्य, मांडू में दारुल शिफा यानी चिकित्सालय की स्थापना की महमूद खिलजी ने। मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। विलासिता और पतन, गियासुद्दीन से नसरुद्दीन तक। तो ये जो महमूद खिलजी प्रथम है इसकी मृत्यु के बाद गियासुद्दीन शाह शासक बनता है, 1500 ईस्वी तक रहता है। ये शांति प्रिय था किंतु बहुत विलासी शासक था। इसने जहाज महल का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। ये देखिए एकदम जहाज जैसा लगता है, जैसे पानी वाला जहाज लगता है। तो जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन शाह ने करवाया। इसका पुत्र नसरुद्दीन इसको जहर देकर इसकी हत्या कर देता है। गियासुद्दीन शाह की हत्या कौन करता है? नसरुद्दीन, जहर देकर। फिर नसरुद्दीन शाह 1510 ईस्वी तक शासक रहता है। ये तानाशाह रहता है, इंद्रिय लोलुप यानी कि बहुत विलासी ये भी रहता है, लेकिन ये तानाशाह भी रहता है। इसकी हरम में 15,000 औरतें थीं ऐसा कहा जाता है। और इसकी सेना में इथियोपियाई और तुर्की दास अधिक रहते थे। मालवा की स्वतंत्रता का अंत 1510 से 1531 तक महमूद खिलजी द्वितीय शासक रहता है। इसका वजीर मेदिनी राय था, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महमूद खिलजी द्वितीय, इसी का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? मेदिनी राय। आपको पता होगा 1528 में बाबर मेदिनी राय को हरा देता है और चंदेरी को जीत लेता है। तो ये वही मेदिनी राय था, यानी चंदेरी में उस समय शासक किसका था? महमूद खिलजी द्वितीय। लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय बहुत ही अयोग्य शासक था, इसलिए पूरी शक्ति मेदिनी राय के हाथ में थी और ये एक राजपूत था। कहा जाता है महमूद खिलजी द्वितीय राणा सांगा से भी पराजित हुआ था। 1531 ईस्वी में गुजरात विजय, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसने मालवा को कब जीता? 1531 ईस्वी में। 1535 में गुजरात का संक्षिप्त अधिकार होता है मालवा पर। और सूर काल में यानी सूरी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में यहाँ का गवर्नर सुजात खां को बनाया गया था। ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो मालवा है इसको अंततः कौन मिला लेता है? गुजरात, यानी गुजरात जीत लेता है मालवा को अंततः। और गुजरात को कौन मिला लेता है? मुग़ल शासक अकबर 1572 के आसपास। तो यानी कि मालवा और गुजरात मुग़ल में मिल जाते हैं। सीधी सी बात है, मालवा को गुजरात ने जीता और गुजरात को किसने जीत लिया? मुग़लों ने 1572 के आसपास। अब ये देखिए अंतिम अध्याय। मालवा का शासक था बाज बहादुर और रानी रूपमती थी। 1561 ईस्वी में बाज बहादुर ने सूर्यवंश से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, सूर्यवंश से। और कहा जाता है जो बाज बहादुर था इस उच्च कोटि का संगीतकार था, रूपमती का प्रेमी भी था। अकबर के सेनापति आदम खान ने सहारनपुर के युद्ध में बाज बहादुर को हराया था। रानी रूपमती ने सती होकर प्राण त्याग दिए। ये 1561 ईस्वी की बात है।
अभी हम मालवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मालवा का शासक बाज बहादुर था, रानी रूपमती थी। 1561 में बाज बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया, एक प्रकार से अपनी पत्नी रूपमती को छोड़कर भाग जाता है जब अकबर का सेनापति आदम खां आक्रमण करता है। तो अब जब रूपमती को छोड़कर भाग जाता है तो रूपमती सती हो जाती हैं, ये देखिए सती होना। और फिर बाज बहादुर अंततः अकबर के दरबार में वापस आता है और उसके अधीन हो जाता है। 2000 का मनसबदार भी अकबर इसको बना देता है। फिर हाँ, तो ये बात करें कि भाई मालवा में जो गौरी वंश या जो जौनपुर का सरकी वंश था, खिलजी वंश था, ये सब कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ देख भी लीजिए थोड़ा चित्र उसका। ये अटाला मस्जिद है जौनपुर, ठीक है, सरकी शासकों ने बनवाया। और ये जहाज़ महल है, ये मालवा के शासकों ने बनवाया। हुसैन शाह का मकबरा है और ये हिंडोला महल। तो कुल मिलाकर तुलनात्मक सारांश देखें जौनपुर और मालवा का, तो जौनपुर में सरकी वंश था और मालवा में गौरी और खिलजी वंश। सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर था जो कि एक हिजड़ा था, और गौरी वंश का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। महानतम शासकों की बात करें तो इब्राहिम शाह सरकी, ये सरकी वंश में सबसे मजबूत या महान शासक था। और इधर अगर बात करें मालवा में तो महमूद खिलजी प्रथम। संस्कृत साहित्य, सरकी स्थापत्य, इन सबको बढ़ावा दिया सरकी शासकों ने। मालवा की बात करें तो विशाल किले बनवाए, मांडू, हिंडोला महल, ये सब निर्माण कराया गया। और जौनपुर के जो सरकी वंश का पतन किया वो बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने किया था। और मालवा की बात करें तो गुजरात के बहादुर शाह ने इसको जीता, और फिर बाद में बहादुर शाह से कौन जीत लेता है, मुग़ल जीत लेते हैं। तो दोनों राज्यों ने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारतीय क्षेत्रीय संस्कृति को अभूतपूर्व योगदान दिया था। और अब हम अगले वीडियो में गुजरात और खानदेश के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।